नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। तो बात करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। यहां लच्छीवाला के पास देर रात एक ट्रक ने हाथी को टक्कर मार दी। हादसे में हाथी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद चिकित्सकों ने ट्रैंकुलाइज कर घायल हाथी को काबू किया है, जिसके बाद हाथी को लच्छीवाला रेस्ट हाउस लाया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक के चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां एक ट्रक ने हाथी को टक्कर मार दी। हादसे में हाथी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिलहाल हाथी को लच्छीवाला रेस्ट हाउस में लाया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है। के रात की बात रही है और जैसे हाथी जो है शायद अपनी ये माँ के साथ था और ये जो हाईवे है हमारे इसको क्रॉस करने की इसमें चाहिए, तो एक 16 टायरा ट्रक था, शायद स्पीड में रहा होगा, तो उससे इसकी टक्कर हुई है। और बताया जा रहा है कि ट्रक की जो है बेसिकली ब्रेक्स भी फेल हो गई हैं और इसमें जो हमारे ड्राइवर हैं इस ट्रक के और जो इनके कंडक्टर हैं, दोनों को हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। और सूचना मिलने पर जैसे हमारी टीम पहुंची थी यहाँ पे, तो उसको बेसिकली रेस्क्यू हम लोगों ने कर लिया एलिफेंट को। एलिफेंट का क्राइम ऑफिसली ऐसा देखने में लग रहा है कि इसकी आगे की जो दो टांगों की जो हड्डी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुनील नवप्रभात। सुनील, क्या अपडेट है? देखिए मनु, ये टस्कर हाथी है और अभी उसको टो करके क्रेन की मदद से लच्छीवाला रेस्ट हाउस ले जाया गया है, जहाँ पर राजा जी जो टाइगर रिजर्व है उसके सीनियर वेटरनरी अफसर हैं डॉक्टर अदिति शर्मा, वो इसका ट्रीटमेंट कर रही हैं। इसके अलावा देहरादून वन प्रभाग के जो सीनियर वेटरनरी हैं डॉक्टर नौटियाल, वो दो लोगों की टीम इसको प्रॉपर वॉच कर रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है कि इसके आगे का पैर फ्रैक्चर है, इसके अलावा पूरे शरीर पर भी छोटी मोटी जख्म हुए हैं। तो डॉक्टरों ने अभी ऑब्जर्वेशन पर हाथी को रखा है और जब सीनियर ऑफिसर्स वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद विचार विमर्श होगा। और बहुत संभव है कि यदि हाथी के हालात अगर ज्यादा गंभीर पाए जाते हैं तो फिर उसको राजा जी में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत से पालतू हाथी हैं, तो उनके साथ इस हाथी को रखा जाएगा और वहीं पर फिर आगे का ट्रीटमेंट इसको दिया जाएगा। जी सुनील, आखिर ये हाथी सड़क पर आ कैसे गया? देखिए मनो, ये देहरादून हरिद्वार जो हाईवे है वहाँ पर लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास की ये घटना है कि देर रात चूंकि दोनों ओर रिजर्व फॉरेस्ट है, राजा जी टाइगर रिजर्व का एरिया है, तो दूसरी ओर देहरादून वन प्रभाग का एरिया है। ये हाथियों का कॉरिडोर भी है। हाथी एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं जंगल की सीमाओं में, तो हाईवे उनको क्रॉस करना पड़ता है, बीच में हाईवे है। तो रात हाथियों का एक झुंड जब जंगल में क्रॉस कर रहा था तो हाईवे को, इसी दौरान ये हादसा हुआ। जो तेज रफ्तार ट्रक था वो दूसरा एक कारण और भी रहा कि वहां पर सड़क का चौड़ीकरण चल रहा है, इसीलिए ज्यादा जगह नहीं है। तो जब ट्रक चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके हैं, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि वो सीधे हाथी से जा टकराया और हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बावजूद भी वो करीब 1 किलोमीटर तक अंदर जंगल में गया हाथी। उसके बाद जैसे ही फॉरेस्ट विभाग को पता लगा तो मौके पर डॉक्टरों की टीम ले जाई गई, हाथी को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद उसको उपचार दिया गया। जी सुनील, ट्रक के चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ क्या तैयारी कर रही है पुलिस? देखिए मनो, दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो ट्रक है वो भी कब्जे में ले लिया गया है और बाकी पुलिस अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आगे की कार्रवाई कर रहा है कि इसमें अब क्या हो सकता है। फिलहाल जो कानूनी कार्रवाई है वो तो अरेस्ट कर ही लिए गए हैं, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो हाथी के ट्रीटमेंट को लेकर है, क्योंकि ये बड़ा जानवर है और जब उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो आप लगा सकते हैं कि उसको उसका केयर करना बहुत ही एक चुनौती डॉक्टर के सामने बन जाती है कि उसको किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। और यदि बहुत दिनों तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता तो फिर उसकी हालत और बिगड़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। ये देखना होगा कि अब आगे का जो ट्रीटमेंट है जो हाथी है उसको किस तरह से डॉक्टर बचा पाते हैं या किस तरह से उसकी केयर कर पाते हैं। जी तो क्या लगता है सुनील, लच्छीवाला रेस्ट हाउस में हाथी को वो प्रॉपर इलाज मिल पाएगा या कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी?
देखिए मनु, जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं, कई हाथी रेस्क्यू किए जा चुके हैं, उनको इस बात का तो पूरा अनुभव है कि किस तरह से हाथी को ट्रीट किया जाना है। अभी इससे पहले भी राजा जी में एक जो हाथी था जो बिल्कुल खूंखार हो गया था, उसने 2 लोगों की भी वहां पर जान ले ली थी हरिद्वार में, उसको भी ट्रैंकुलाइज करके पालतू बनाया गया, वो अभी चीला कैंप में है। तो बहुत संभव है कि डॉक्टर इस हाथी को अपने पैरों पर खड़ा कर पाए, क्योंकि जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद भी हाथी चल के सड़क से जंगल में गया है, तो इसका मतलब फ्रैक्चर इतना गंभीर नहीं है। अभी उसका भी एक्सरे किया जाएगा, जो हमारी डॉक्टर से बातचीत हुई उसके बाद देखा जाएगा कि जो फ्रैक्चर है वो किस कंडीशन में है, कितनी गंभीर उसकी हालत है। लेकिन शुरुआती दौर पर क्योंकि वो पहले भी पैदल चल के अंदर तक जंगल में गया, तो चिकित्सकों को उम्मीद है कि यदि हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं तो हो सकता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और यदि हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये टक्कर हाथी है, 5 साल इसकी उम्र है, लेकिन काफी हैवी है, तो उसको एक बार पुनः अपने पैरों पर खड़ा करना डॉक्टरों के लिए एक चुनौती होगी कि उसको किस तरह से सकुशल ठीक किया जा सके। जी सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां एक ट्रक ने हाथी को टक्कर मार दी, फिलहाल हाथी का इलाज चल रहा है। अगली खबर बागेश्वर से है। यहां स्मृति ईरानी का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। नुमाई खेत मैदान में स्मृति ईरानी की जनसभा होनी थी। स्मृति ईरानी की जनसभा 8 अप्रैल को होनी थी, जो फिलहाल निरस्त हो गई है। तो ये बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां स्मृति ईरानी का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। और देहरादून में कार से 21 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस और एसएसटी टीम ने कार से बरामद की है ये रकम। कार में सवार 4 व्यक्ति नहीं दे सके संतोषजनक जवाब। चेकिंग के दौरान कैश बरामद। आयकर विभाग भी कर रहा है पूछताछ। पटेल नगर थाना क्षेत्र में कार से 21 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और आज चुनौती पत्र जारी करेगी कांग्रेस। प्रदेश कार्यालय में जारी किया जाएगा चुनौती पत्र। महीने भर की देरी से जारी होगा चुनौती पत्र। पहले चार्जशीट जारी कर राज्यपाल को सौंपने का था कार्यक्रम, लेकिन अब जनता के बीच चुनौती पत्र जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस आज चुनौती पत्र जारी करेगी। प्रदेश कार्यालय में ये चुनौती पत्र जारी किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रॉबिन। रॉबिन, क्या होने वाला है आज इस चुनौती पत्र में? देखिए, ये एक चुनौती पत्र है। हालांकि इसे चार्जशीट नाम दिया गया था पहले, और ये राज्यपाल को सौंपी जानी थी। इसमें काफी देरी हो गई है। आचार संहिता से पहले इसको जारी कर दिया जाना चाहिए था, और एक महीने भर की देरी हो गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। और इस समय पे अब कांग्रेस जो है ये चुनौती पत्र, इसको अब नाम बदल दिया गया है, चार्जशीट से चुनौती पत्र कर दिया गया है, तो इसको जारी करने वाली है। और इसकी मीटिंग्स हुई थी, कुछ बहुत लेट मीटिंग हुई। इसमें कुछ चुनौती बीजेपी को देती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं जो बीजेपी सरकार है उस पर, जो राज्य की जो बीजेपी सरकार है उस पर, उसकी एक पूरा उन चार्जेस का जो चार्ज लगा रही है कांग्रेस, उन चार्जेस का लेखा जोखा इस चुनौती पत्र में होगा कि क्या क्या पिछले 2 साल में जो सरकार रही है उसने क्या ऐसे काम किए हैं, क्या ऐसे वादे हैं जो वो पूरे नहीं कर पाई है, और जो अपने वादों से मुकरी है बीजेपी सरकार। तो उस तरीके के आरोप जो है लेकर आने वाली है कांग्रेस, और इसे अब राज्यपाल को नहीं सौंपा जा रहा है, इसे जनता के बीच में जारी किया जाएगा, और इन चुनावों में इसको लेकर वोट मांगा जाएगा। हालांकि अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय मसलों पर ही बहस होती आई है अलग अलग मंचों से। हम देखेंगे ये जो पूरा चुनाव प्रचार है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय मसलों पर अटैक किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को सेंटर में, लेकिन राज्य सरकार के मामले में अभी तक बहुत ज्यादा मुखर नहीं रही थी कांग्रेस। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो चुनौती पत्र जारी होगा तो उसके बाद ये जो इलेक्शन का जो कैंपेन है वो राज्य सरकार पर टारगेट करने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। हालांकि समय बहुत कम रह गया है, प्रचार 9 तारीख के आसपास जो है रुक जाएगा। उससे पहले ये आज चुनौती पत्र लाया जा रहा है, और खुद जो प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद ये चुनौती पत्र जारी किया जाएगा। जी
रॉबिन, चंद दिनों बाद वोटिंग हो रही है, ऐसे में कांग्रेस अगर इस चुनौती पत्र को जारी करती है तो क्या कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को इसका? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर क्योंकि चुनावों में चलता है और एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, उस दूसरी तरफ से उसका जवाब आता है, तो कांग्रेस उसी कड़ी में ये चुनौती पत्र लाने जा रही है। बहुत लेट कर दिया है कांग्रेस ने, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी मीटिंग्स बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, महीना भर पहले या उससे भी पहले इस चुनौती पत्र को, या इसे कहें तब ये चार्जशीट का नाम दिया गया था, उसको आ जाना चाहिए था। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जिसके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं नव प्रभात, वो उनको इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन बहुत लेट इसकी मीटिंग शुरू हुई। हालांकि शुरुआत में खुद उन मीटिंग्स में प्रदेश प्रभारी भी शामिल रहे। उनका कहना था कि जो भी वो आरोप लगाएंगे उनके साक्ष्य जो है तो वो भी प्रस्तुत किए जाएंगे, और इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है और चुनाव से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत लेट हो गया है और आज चुनौती पत्र जारी करने की बात कांग्रेस कर रही है। ऐसे कई दूसरे कार्यक्रम भी हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस ने अधूरे छोड़ दिए थे। हालांकि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब देखना होगा कि कितना असर इसका इस चुनाव पर पड़ता है, क्योंकि समय, जैसे मैं कह रहा हूं कि मनु, बहुत कम रहा है चुनाव प्रचार के लिए, और अभी तक अपना जो पूरा कैंपेन है कांग्रेस ने वो मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए किया है। जी बिल्कुल रॉबिन, देखना होगा कि आज जो कांग्रेस चुनौती पत्र जारी करेगी उसमें कितना दम होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड में 3 रैलियां की और मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार की रैली से राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा कि वो गरीबों, बेरोजगारों और किसानों के लिए काम करेंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने देवभूमि में दस्तक दी और एक साथ 3 जगहों पर रैलियां की। सबसे पहले राहुल गांधी श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और पौड़ी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष खंडूरी के लिए वोट मांगे। इस दौरान राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया तो किसानों, गरीबों, बेरोजगारों और सैनिकों के लिए काम करने का दम भी भरा। गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक झटका, लंबी बातें नहीं, भाषण नहीं, एक झटका, गरीबी पर वार, 72,000। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जब शहीद होंगे उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। देवभूमि में राहुल गांधी का दूसरा पड़ाव अल्मोड़ा था। अल्मोड़ा में जनसैलाब ने राहुल का स्वागत किया तो जोश में आकर राहुल गांधी ने यहां भी चौकीदार चोर है के नारे लगवा दिए। राहुल गांधी पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे और कहा कि उन्होंने चोरों की मदद की। सबका है, 15 की सभी लोगों में नहीं है। हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में ज्यादा पैसा डालना चाहते हैं। 6% जीडीपी का 6% हम शिक्षा में डालना चाहते हैं कि आपके यहाँ की स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हाई क्वालिटी के कॉलेज, स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं, मुफ्त में दवाई देना चाहते हैं, और यहाँ आपकी एम्स की मांग है, अस्पताल की मांग है। ये काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। हरिद्वार में राहुल गांधी की दिन की तीसरी और आखिरी जनसभा रही। हालांकि यहाँ उम्मीद के मुताबिक लोग नहीं पहुँचे, लेकिन राहुल ने यहाँ भी खुलकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और इलाके की नब्ज को पहचानते हुए किसानों की कर्ज माफी की बात भी कही। साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला? आप यहाँ गंगा के किनारे रहते हो, गंगा साफ हो गई क्या? ₹15 लाख मिले, किसान को सही दाम मिला, कर्जा माफ हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौकीदार, अभी अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया, चौकीदार, अभी भी नहीं, चौकीदार ये। अब चौकीदार ने लाखों करोड़ रुपए उन चोरों को दिए, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर वो पैसा बांटेंगे अमीरों को तो हम पैसा देंगे गरीबों को।
चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लिहाजा सभी सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है और राहुल गांधी ने भी 3 सभाएं कर चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आए और 3 जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार में। लेकिन जिस रिस्पांस की उम्मीद राहुल गांधी से की जा रही थी वो रिस्पांस कहीं नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलायन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था वो बात कहीं नजर नहीं आई। केदारनाथ के मुद्दा भी कहीं नजर नहीं आया। न डबल इंजन की सरकार पर कोई बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया। अब ऐसे में जनता को तय करना है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर यकीन है या फिर राहुल गांधी के पढ़े गए घोषणा पत्र पर। श्रीनगर से सुधीर भट्ट, अल्मोड़ा से किशन जोशी और कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। इधर हरिद्वार में राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने गुरु आडवाणी का अपमान किया और उन्हें लात मारकर मंच से उतार दिया। धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे जरूरी होता है। सही बात। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी है आपने? आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है और फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और राफेल का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दे देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अब तक 40 जनसभाएं कर चुके हैं और पिछले 2 साल में 700 से ज्यादा बैठक और सभाएं राज्य में कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। जिस तरह का माहौल है, 100 नहीं 200% है कि भारतीय जनता पार्टी 5 जो लोकसभा की सीटें हैं उनको भारी बहुमत से जीतकर आने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खटीमा के बिचवा गांव पहुंचे। सीएम ने जनसभा की और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में मोदी लहर नहीं बल्कि सुनामी है। 5 सीटें जीतेगी और जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने समर्थन दिया था उससे भी व्यापक समर्थन, व्यापक मतों से, अधिक मतों से इस बार उत्तराखंड की जनता ये यहाँ से भाजपा को देगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।